वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज़ादी के अमृत महोत्सव से मुतालिक प्रोग्रामों का आज करेंगे इफ्तिताह। साबरमती आश्रम से पैदल मार्च को दिखाएंगे हरी झंडी। अमृत महोत्सव के कई दीगर प्रोग्रामों का भी करेंगे आगाज। वज़ीर आज़म साबरमती आश्रम में लोगों से भी करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म मोदी क्वाड रहनुमाओं के पहले क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। डिजिटल तरीके से मुनक़िद होने वाले इस इजलास में जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए आज़म और अमरीकी सदर भी होंगे शामिल। क्वाड 19 समेत मुश्तरका मफादात के इलाक़ाई व आलमी उमूर पर होगी बातचीत। भारत में दिगर मुल्कों के मुकाबले रिकॉर्ड सतह पर हो रही है टीकाकारी। अब तक 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोविड का टीका। महाराष्ट्र में कोविड के मामलों में इजाफे के बाद नागपुर में हफ्ते भर का लॉकडाउन लगाने का फैसला। वजारत सेहत का इंतबाह, कोरोना को अब भी न लें हल्के में। नंदीग्राम में वजीर आला ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद मगरबी बंगाल में इल्जाम व जवाबी इल्जाम की सियासत हुई तेज। टीएमसी और बीजेपी दोनों ने इंतखाबी कमीशन से किया रुजू। ममता ने वीडियो जारी करके अपने हामियों से की अमन बरकरार रखने की अपील। इंतखाबी कमीशन ने रियासत के कामकाज में किसी भी तरह के दखल से किया इनकार। अमरीकी सदर जो बाइडन ने $1.9 ट्रिलियन के कोविड-19 राहत बिल पर किए दस्तखत। अमरीकी तारीख में यह अब तक का सबसे बड़ा राहती पैकेज के तहत हर शहरी को मिलेगी $1400 की मदद। भारत और इंग्लैंड के दरमियान आज से शुरू होगी 5 मैचों की T20 सीरीज। T20 रैंकिंग में सर-ए-फहरिस्त इंग्लैंड और टीम इंडिया के माबैन होगा सख्त मुकाबला। सीरीज जीतने पर भारत लगातार 7वीं T20 सीरीज पर कर लेगा कब्जा। नाजरीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी। आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। मुल्क की आज़ादी की बावकार 75वीं सालगिरह अमृत महोत्सव की शक्ल में मनाई जाएगी और इस महोत्सव की शुरुआत आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के साबरमती से करेंगे। मुल्क के सभी रियासतों में अमृत महोत्सव के तहत प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। गुजरात में 75 मकामात पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से मुतालिक प्रोग्राम होंगे। इसके अलावा अमृत महोत्सव प्रोग्राम भारत के सिफारत खानों में भी होगा। आजादी का ये अमृत महोत्सव, वो 5 स्तंभ में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व एट 75। आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने की समत में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दांडी मार्च की सालगिरह के मौके पर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में एक तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म पैदल मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी के लिए झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 241 मील का ये पैदल मार्च 25 दिन में 5 अप्रैल को खत्म होगा। पैदल मार्च में 81 अफराद होंगे और दांडी तक इसके रास्ते में मुख्तलिफ ग्रुप के लोग शामिल होंगे। मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल पैदल मार्च के 75 किलोमीटर के पहले मरहले की क़यादत करेंगे। 12 मार्च दांडी यात्रा की तारीख है जो 5 अप्रैल तक पूरी हुई है। गुजरात राज्य के 81 नौजवान इस यात्रा को पूरा करेंगे और दूसरा ग्रुप एक और 81 लोगों का होगा जिसमें लगभग 11 राज्य के लोग हैं। वो 75 किलोमीटर की यात्रा करेगा जो साबरमती से नाडियाड तक की होगी। देश के 75 प्रमुख स्थानों पर सभी राज्यों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके को अवामी शिराकतदारी के साथ अवामी जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। इसमें 75 प्रोग्रामों के जरिए मुल्क के माजी, मुस्तकबिल और हाल की हुसूलियाबियों को दिखाया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने प्रोग्रामों में सनातन और जदीद भारत की खास झलकियों को अहमियत देने की बात कही थी। And 75 itself is looking at India 100.
So it is a forward-looking thing. But Gandhi inspires not only people in India, but people around the world, and especially young people, in what can be done. And the Dandi March was this very unique way in which he communicated in times when none of our communication mechanisms which we have today were existing. आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 हफ्ते पहले शुरू होगा और 2023 के यौम आज़ादी तक जारी रहेगा। इस दौरान रियासती सतह पर 37 नुमाइश लगाई जाएंगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर शनिचर को इन 37 मकामात में से 6 जगहों यानी सांबा, बेंगलोर, पुणे, भुवनेश्वर, मोइरांग, पटना की नुमाइश का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। नुमाइश में भारत की जद्दोजहद आज़ादी के तारीखी लम्हात को दिखाया जाएगा, जैसे अदम ताउन की तहरीक, सिविल नाफरमानी, भारत छोड़ो तहरीक। नुमाइश में दांडी मार्च, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और तहरीक के दीगर रहनुमाओं की कुर्बानी को अहमियत दी जाएगी। देश भर में वो 75 स्थानों पर 75 सप्ताह तक एक कार्यक्रम चलेगा, तब उससे बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा, वातावरण बनेगा। और इसीलिए जो ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का दिया हुआ, उसका बहुत बड़ा महत्व है। रियासती हुकूमतें भी आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में वज़ीर आला BS येदियुरप्पा विदुरश्पथा में मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। विदुरश्पथा में मुल्क की आज़ादी की तहरीक से मुताल्लिक़ एक तारीख़ी मुकाम है। विदुरश्पथा की कहानी कदीम कहानियों से जुड़ी है और यहाँ के मशहूर मंदिर में नाग देवता की पूजा होती है और ये कई अक़ीदतमंदों का मरकज़ है। मंदिर के ठीक पीछे का मंजर मुल्क की आज़ादी की तहरीक की दास्तां बयां करता है, जहाँ जलियांवाले बाग की तरह का वाक़या पेश आया था। मकसद साफ है, वर्षों तक जो रहे जेल में उनको याद करें, फांसी पर जो चढ़े खेल में उनको याद करें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन के आदर्शों से सीख लेकर हम उनके सपनों का भारत गढ़ें, और उनके सपनों का भारत है एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत और अंततः जगत गुरु भारत। कैमरा पर्सन शंभुनाथ मिश्र के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से मुल्क भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत साबरमती आश्रम से करेंगे। इस सिलसिले में प्रोग्राम का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अश्विनी मिश्रा ने। चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोट पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी दृष्टि एक, गड़ गए कोट दृग उसी ओर। ये साबरमती आश्रम का हृदय कुंज, सही मायने में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का हृदय कुंज। और यहीं से 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी के लिए मार्च किया और नमक कानून को तोड़ा। महात्मा गांधी का दांडी मार्च विश्व इतिहास में नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से इसकी तुलना की जाती है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अनेक पटकथाएं इसी साबरमती आश्रम में लिखी गई। और जब महात्मा गांधी ने इस दांडी मार्च के लिए इस आश्रम से वो रवाना हुए तो उन्होंने ये शपथ लिया कि वो इस आश्रम में दोबारा तब पांव रखेंगे जब स्वराज्य हासिल हो जाएगा। आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। 12 मार्च 1930 को सुबह 6:20 पर जब महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ यहाँ से दांडी के लिए कूच किए तो विश्व ने देखा कि किस तरीके से सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा के जरिए आज़ादी हासिल की जा सकती है। विश्व इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दांडी मार्च दर्ज है। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम मूर्ति एक, प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति, तुझको प्रणाम। आज़ादी का अमृत महोत्सव कोटिशाह प्रणाम करता है उन असंख्य अमर्त्य वीर पुत्रों को जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण सर्वस्व समर्पित कर दिया। कैमरा पर्सन शंभुनाथ मिश्र के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज क्वाड रहनुमा इजलास के पहले सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। क्वाड ममालिक में हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इस कॉन्फ्रेंस में क्वाड रहनुमाओं इलाकाई और आलमी मफादात के उमूर और एक आज़ाद, खुला और जामे हिंद बहरुल काहिल खित्ता बनाने के लिए ताउन के
عملی شعبوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ عالمی سیاست کے لحاظ سے آج کا دن بے حد اہم رہنے والا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کواد رہنماؤں کے پہلے کوادریلیٹرل فریم ورک اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ڈیجیٹل طریقے سے ہونے والے اس اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ جاپان کے وزیر اعظم یوشی ہیدے سوگا، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن شامل ہوں گے۔ اس سربراہ اجلاس میں رہنما مشترکہ مفادات کے علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کریں گے اور ایک آزاد، کھلے اور شمولیت والے ہند بحر الکاہل خطے کو بنائے رکھنے کے سمت میں تعاون کے رسمی شعبوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ سربراہ اجلاس کئی ہم عصر چیلنجوں جیسے ابھرتی اور اہم ٹیکنالوجی، سمندری تحفظ اور ماحولیاتی تبدیلی پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرے گا۔ سربراہ اجلاس کے دوران کواد رہنما کووڈ-19 وبا کا مقابلہ کرنے اور ہند بحر الکاہل خطے میں محفوظ، یکساں اور سستے ٹیکے یقینی بنانے میں تعاون کے مواقع کا پتہ لگائیں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ کواد ملکوں کی میٹنگ یہ بتاتی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ امریکہ کے حلیفوں اور ہند پیسفک خطے کے اپنے شراکت داروں کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ Friday will be the first time that the Quad is meeting at the leader level. That President Biden has made this one of his earliest multilateral engagements speaks to the importance we place on close cooperation with our allies and partners in the Indo-Pacific. A range of issues, of course, will be discussed. کواد کا تصور سب سے پہلے جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے 2007 میں پیش کیا تھا، حالانکہ اس وقت یہ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ نومبر 2017 میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا نے کواد فریم ورک کو ایک شکل عطا کی۔ نومبر 2020 میں چاروں کواد ملکوں نے مالابار مشق میں حصہ لیا۔ پچھلے مہینے کواد کے وزرائے خارجہ کی تیسری میٹنگ ہوئی، جس میں آزاد، کھلے اور شراکت والے ہند بحر الکاہل خطے کا تصور دہرایا گیا۔ بیورو رپورٹ، ڈی ڈی نیوز اردو خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عالمی آیوروید فیسٹیول کے چوتھے ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ 8 روز تک چلنے والے اس پروگرام کو سینٹر فار انوویشن ان سائنس اینڈ سوشل ایکشن مختلف سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مل کر منعقد کر رہا ہے۔ اس کا انعقاد 12 سے 19 مارچ کے درمیان کیا جائے گا۔ اس کا مقصد آیوروید پر عالمی بحث اور اس کی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ کانفرنس میں کووڈ-19 کے بعد کی دنیا میں آیوروید کی مقبولیت اور اس کی دفاعی قوت بڑھانے کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ صحت کے عالمی ادارے کی ہم سائنسداں ڈاکٹر سمیہ سوامی ناتھن اس آیوروید فیسٹیول کی اہم مقرر ہوں گی۔ اس فیسٹیول میں کئی بین الاقوامی سیمینار، عالمی سطح کی نمائش اور تجارتی کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ یہ فیسٹیول گزشتہ برس مئی میں منعقد ہونا تھا، لیکن کورونا کے سبب اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اور ملک میں کووڈ سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد تقریباً 97% ہو گئی ہے، لیکن کچھ ریاستوں میں کووڈ انفیکشن کے بڑھتے معاملوں پر 5 ریاستوں کے ساتھ مرکز کی میٹنگوں کا دور جاری ہے۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری، کابینہ سیکریٹری اور سیکریٹری برائے صحت کی سطح پر ریاستوں کے ساتھ 3 میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ ملک میں کووڈ کے ابھی بھی سب سے زیادہ معاملے مہاراشٹر سے ہی سامنے آ رہے ہیں۔ ناگپور میں کووڈ کے بڑھتے معاملوں کے پیش نظر ہفتے بھر کا لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا کے سبب اموات کی شرح ابھی بھی اپنی کم از کم سطح پر بنی ہوئی ہے۔ موجودہ دور میں ملک میں کووڈ کے 1.89 لاکھ معاملے سرگرم ہیں۔ صحت کی وزارت نے لوگوں سے کووڈ کو ہلکے میں نہ لینے کا مشورہ دیا ہے۔ کورونا کے خلاف لڑائی کے تحت ملک میں اب تک 2 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ افراد کو ٹیکہ لگ چکا ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے ساتھ نندی گرام میں پیش آئے واقعے کے تعلق سے ہو رہی سیاست اور بی جے پی ٹی ایم سی کے ذریعے بنگال کے انتخابی افسر سے کی گئی شکایتوں کے بعد اب مرکزی الیکشن کمیشن نے اس معاملے پر ریاست کے اعلیٰ افسروں سے رپورٹ طلب کی ہے۔ بنگال بی جے پی نے کہا کہ ممتا بنرجی پر حملے کے اس دعوے کی کوئی بھی چشمدید حمایت نہیں کر رہا ہے۔ نندی گرام کے لوگ انہیں قصوروار قرار دینے اور توہین کرنے کی وجہ سے ان سے ناراض ہیں۔ واضح طور پر وہ نندی گرام میں اپنی توقعات کی وجہ سے گھبرائی ہوئی ہیں، اور اگر لوگوں کا ان پر یقین تھا تو اب وہ یہ اعتبار بھی کھو چکی ہیں۔
वहीं मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर मुबैना हमले की शिकायत के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस मामले में कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी, खुसूसी ऑब्जर्वर और रियासती हुकूमत के मुतालिका महकमे से रिपोर्ट तलब की गई है और सिर्फ मुनासिब तहकीकात के बाद ही इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला की हिफाजत को संजीदगी से लेते हुए कमीशन ने कहा है कि जल्दबाजी में किसी पार्टी पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया जाना चाहिए। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस डीएमके इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस 25 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ रही है। पिछली बार कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसने सिर्फ 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। इस बार कांग्रेस को इत्तेहाद में 16 सीटें कम मिली हैं। इसके अलावा आसाम के लिए कांग्रेस ने मजीद 2 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। और ख़बर उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से है। गाज़ियाबाद में एक फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। जिससे फैक्ट्री में आग लगी है वहाँ मास्क और पीपीई किट्स बनाई जाती हैं। ये आग थाना लिंक रोड के सनती इलाके में वाक़े एक फैक्ट्री में लगी है। फैक्ट्री में आग लगते ही फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गईं। काफ़ी कोशिशों के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गाज़ियाबाद के एसएसपी कलांधी नेथाने ने बताया कि इस आग में 14 अफराद के झुलसने की इत्तला है। तमाम जख्मियों का इलाज मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ के तफ्तीशकारों ने म्यांमार की फ़ौज पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि उसने 1 फरवरी को इक़्तिदार पर काबिज़ होने के बाद अब तक कम से कम 70 लोगों को हलाक किया है। इसके अलावा लोगों ने सख्त अजियत और तकलीफ का भी सामना किया, जिसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया जा सकता है। म्यांमार में सूरत हाल की जानकारी देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची थॉमस एंड्रयूज़ ने जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल को इसकी मालूमात दी। अपनी रिपोर्ट में एंड्रयूज़ ने कहा कि फ़ौज के इक़्तिदार पर काबिज़ होने के बाद कम से कम 2000 लोगों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलसल तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोरोना के खिलाफ जंग के तहत $1.9 ट्रिलियन के कोविड-19 इमदादी बिल पर दस्तखत किए हैं। यह अमरीकी तारीख का अब तक का सबसे बड़ा मुआशी रिलीफ पैकेज है। इस रिलीफ पैकेज के जरिए कोविड-19 वबा की वजह से बहरान का सामना करने वाले लोगों, ताजिरों, रियासतों और शहरों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। पैकेज के तहत हर शहरी को $1400 की मदद दी जाएगी। इस मौके पर सदर बाइडन ने आज मुल्क से खिताब किया। कोविड के खिलाफ जंग में दूसरे मरहले की अपनी हिकमत अमली पेश करते हुए बाइडन ने अवाम को अपनी हुकूमत के मंसूबों के बारे में आगाह किया। सदर बाइडन ने कहा कि 1 मई तक रियासत हाय मुत्तहिदा में तमाम बालिग अफराद कोविड वैक्सीनेशन के अहल बनाए जाएंगे। उन्होंने मुल्क के शहरियों से अपील की कि वो कोविड के खिलाफ जंग में हुकूमत के मंसूबों पर एतमाद जाहिर करें। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ज़्यादा से ज़्यादा 8 डेमोक्रेट्स हामी 2 असलहा कंट्रोल बिलों को मंजूरी दे दी है। पहला बिल, जो डेमोक्रेट्स अक्सरियती ऐवान में 227 बमुकाबला 203 की अक्सरियत से मंजूर किया गया। इस बिल की कानूनी शक्ल लेने से अमरीकी असलहा कानून से मुताल्लिक खामियां दूर होंगी। इसमें इंटरनेट असलहों की नुमाइश और निजी खरीदारी से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं की जांच पड़ताल की जाएगी। और इसके साथ ही दूसरा बिल 219 बमुकाबला 210 की अक्सरियत से मंजूर किया गया, जिसमें असलहा की खरीद के लाइसेंस देने से कबल अफसरों को वफाकी तहकीकात के लिए 10 दिन दिए जाने का इल्तिज़ाम है। फिलहाल अगर हुकूमत 3 दिन में खरीदारों के पस मंज़र की जाँच मुकम्मल नहीं कर पाती है तो असलहा की खरीदारी जायज़ हो जाती है। सदर बाइडन ने बंदूकों के कंट्रोल के वसी पैमाने पर इक़दाम की हिमायत की है। डेमोक्रेट्स को इन बिलों को अमरीकी सेनेट में मंजूर कराने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, जहां उनकी बहुत कम अक्सरियत है। शुमाली मैक्सिको की रियासत नोएवियो लियोन में डीजल से भरे टैंकर और बस के दरमियान तसादुम में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। नोएवियो लियोन की सिविल डिफेंस एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि यह हादसा सेलेनास विटोरिया में पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
اور بات کھیل کی کریں تو بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 5 ٹی20 میچوں کی سیریز کا آج سے شروع ہو رہی ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم اس وقت ٹی20 رینکنگ میں دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہے۔ ٹیسٹ سیریز میں بھارت کا دبدبہ دیکھنے کو ملا تھا، لیکن ٹی20 میں دنیا کی نمبر 1 ٹیم کو شکست دینا بھارت کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ دونوں ہی ٹیموں کی نظر اس سال کے آخر میں بھارت میں ہونے والے ٹی20 عالمی کپ پر بھی مرکوز ہوں گی۔ دونوں ٹیموں نے 5 میچ کی ٹی20 سیریز کے لیے مضبوط ٹیم کا انتخاب کیا ہے۔ بھارتی ٹیم میں بلے بازی میں چوٹی کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے سخت مقابلہ ہے۔ وراٹ کوہلی اور روہت شرما کا ہر میچ میں کھیلنا طے ہے، لیکن دوسرے سلامی بلے باز کے طور پر لوکیش راہل اور شکھر دھون کے درمیان مقابلہ رہے گا۔ امرت مہوتسو کے موقع پر امرتسر میں آج ایک سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ امرتسر کے ڈپٹی کمشنر گرپریت سنگھ کھیرا نے سائیکل ریلی کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر ثقافتی پروگراموں کا بھی انعقاد کیا گیا۔ نوجوانوں نے اس ریلی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آزادی کی جو ہماری 75ویں سالگرہ ہے اس کا یہ مہوتسو منا رہے ہیں۔ آج امرتسر میں اس کا یہ پہلا فنکشن جو ہے سائیکل ریلی کر کے اس فنکشن کو جو ہے شروعات کی گئی ہے، اور آنے والے پورے سال میں اسی طریقے چھوٹے چھوٹے ایونٹ، چاہے وہ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن ہوں، پینٹنگ کمپٹیشن ہوں، یا کوئی پلانٹیشن کر کے پورے ایسے ایونٹس کیے جائیں گے جو کہ ہماری 75ویں جو سالگرہ ہے فریڈم کی اس کو ڈیڈیکیٹڈ رہیں گے۔ اور ناظرین اب پیش ہے دلی سے شائع اردو کے اخبارات کا مختصر جائزہ۔ اور اخبارات کے جائزے میں آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی جو صفحے اول کی سرخی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اخبار نے کورونا کو لے کر اپنی پہلی سرخی لگائی ہے۔ کورونا پھر ہوا بے قابو، 24 گھنٹے میں 22,854 نئے معاملے سامنے آئے۔ مہاراشٹر میں صورتحال تشویشناک، وہیں دہلی میں اس سال ریکارڈ معاملے ہیں، یعنی دہلی میں قریب 409 نئے معاملے سامنے آئے ہیں جو اس سال سب سے ریکارڈ سطح پر درج کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی اخبار نے لکھا ہے کہ ملک کی کچھ ریاستوں میں جان لیوا کورونا وائرس کے کیسز میں اچانک اضافے کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایکٹیو کیسز میں ایک بار پھر اضافے کی اطلاعات ہے۔ ایکٹیو کیسز میں کمی آ گئی تھی گزشتہ کچھ دنوں میں، لیکن ایک بار پھر سے اس میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی صفحے اول کی ایک اور اہم سرخی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چین کے خلاف ہندوستان کا ایک اور قدم، اہم قدم کہہ سکتے ہیں اس کو، اب ہوائی پر بھی لگ سکتی ہے پابندی، اسی کو اخبار نے سرخی بنائی ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ سیکورٹی وجوہ سے حکومت ہند چین کے ہوائی پر بھی پابندی کی تیاری کر رہی ہے۔ جی ہاں، جون تک اس پر فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ حکومت ہند کے 2 افسران نے کہا ہے کہ چین ہوائی کے ذریعے بنائے گئے ٹیلی کام آلات کا استعمال ہندوستان کے اپنے موبائل کیریئر کو روک سکتی ہے۔ حکومت ہند سیکورٹی خدشات اور ہندوستان میں ٹیلی کام آلات زیادہ تیار کرنے کے سبب چینی کمپنیوں پر یہ پابندی لگانے کی سوچ رہی ہے، ایسا اخبار نے لکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، روزنامہ انقلاب کی اہم خبروں کی بات کریں تو جو صفحے اول پہ اہم سرخی لگائی گئی ہے وہ ممتا بنرجی کا اسپتال سے ویڈیو پیغام، کارکنوں سے انہوں نے امن بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی حالت بہتر ہے۔ ترنمول کانگریس کے انتخابی منشور جاری کرنے کا جو پروگرام تھا وہ فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ ٹی ایم سی کی سپریمو اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ویڈیو پیغام میں امن بنانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے نندی گرام میں ہونے والے حملے کے بعد انہوں نے کلکتہ میں ایک سرکاری اسپتال میں وہ زیر علاج ہیں، تاہم اب ان کی حالت مستحکم بنی ہوئی ہے۔ اسی اخبار کی عالمی صفحے کی سرخی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ عالمی صفحے پہ جو پہلی سرخی لگائی گئی ہے وہ بائیڈن کی افغان پالیسی سے متعلق ہے۔ بائیڈن کی افغان پالیسی میں جنگ کا خاتمہ ترجیحی طور پر شامل۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کی افغان پالیسی بہت ہی واضح ہے، وہ جنگ کا خاتمہ اور امریکی افواج کی واپسی چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی امریکی کانگریس میں ہونے والی ایک سماعت کے دوران بلنکن نے ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کو بتایا کہ امریکہ نے افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ امریکہ افغانستان میں امن کے قیام کی خاطر کی جانے والی کوششوں میں اقوام متحدہ اور دوسرے ملکوں سے بھی وہ رابطہ بنائے ہوئے ہے، رابطہ بنا کے رکھا ہے۔
आगे बढ़ते हैं। रोजनामा हमारा समाज की हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जो अपने सफ़े अव्वल पे पहली सुर्खी लगाई है वो आज जो अमृत महोत्सव की शुरुआत वज़ीर आज़म कर रहे हैं उसी को लेकर अखबार ने लिखा है, मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह आज़ादी का अमृत महोत्सव आज से शुरू हो रहा है, जिसमें गुजरात में 92 प्रोग्रामों समेत मुल्क के गोशे गोशे में 164 प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इन प्रोग्रामों में अहम प्रोग्राम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में होगा, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शरीक होंगे और वज़ीर आज़म उसका इफ्तिताह भी करेंगे और वहां से डांडी मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे। जो डांडी मार्च हुई थी वहां से आज एक फिर डांडी मार्च हो रही है जिसको वज़ीर आज़म रवाना करेंगे। उसी तर्ज पे आगे बढ़ते हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस के ही सफ़े अव्वल की एक और अहम सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। बिलाखिर पाकिस्तान से वापसी के 5 साल के बाद गीता को मां मिल गई। साबिक वज़ीर ख़ारजा जहानी सुषमा स्वराज की कोशिशों से इस बच्ची को हिंदुस्तान लाया गया था। उसमें जो है ये भटक गई थी कई सालों तक और ये क्योंकि गूंगी बहरी बच्ची है। अखबार ने लिखा है कि वालिदैन की मदद का यकीन वज़ीर ख़ारजा ने दिया था और उसकी तलाश के लिए पाकिस्तान के हम मनसब और दिगर वज़राए आला और अफसरान से बात भी की थी और बिलाखिर उसको जो है 5 साल के बाद गीता को अपनी मां मिल गई है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या है मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।